असर के वक्त अशार और खालदा भी आ गए। वो लॉन्च में बैठी थी, नुसरत बेगम की टांगें दबा रही थी। खालदा इससे नाक मुंह चढ़ाकर मिली थी, अलबत्ता अशार इससे बातें करने लगा। दिया जाओ, स्टडी नहीं करनी? नुसरत बेगम ने खालदा के बिगड़ते तेवर देखकर कह दिया। जी दादो। वो उठने लगी थी जब अशार ने इसका हाथ पकड़ लिया। होती रहेगी स्टडी भी, बैठो। अशार भाई, मेरा टेस्ट है, इसकी तैयारी करनी है। बुरहान सी हो गई। अगर अशार इसका हाथ ना छोड़ता तो शायद वो रोने लगती। ओके, तुम भूल गए सब इसकी माँ ने तुम्हारी माँ के साथ क्या किया था, मगर तुम्हें हमदर्दी सूझ रही है। खालदा दिया के जाने के बाद बोली। क्या इसकी माँ मेरी माँ? इसकी तो कोई गलती नहीं है। अशार को भी गुस्सा आ गया। अम्मी, देखा आपने, मैं तो कहती हूँ पढ़ाई रुकवाएं और चलता करें इसे इस घर से। वो कहीं नहीं जाएगी इस घर से। तो क्या सारी जिंदगी हम पर सांप बनकर बैठी रहेगी? खालदा का गुस्सा आसमान को छू रहा था। मैं करूंगा इससे शादी। अशार ने खालदा के सर पर बम फोड़ दिया था। वो जो अपने कमरे में टेक लगाए इनकी तलख कलामी सुन रही थी, दहल कर अपने सीने पर हाथ रखा। अशार भाई, आप मुझसे हमदर्दी नहीं कर रहे, मेरी सज़ा में इजाफा कर रहे हैं। वो दिल में अशार से इल्तिजा कर रही थी। दिमाग चल गया है तेरा कमीने, भूल गया सब। जिस तरह इसकी माँ ने नवाज अली को छोड़ा था, वो भी तुझे छोड़ जाएगी, और मैं कभी तुझे नवाज अली नहीं बनने दूंगी, समझे? वो आपे से बाहर हो गई। इनकी चीखों पुकार सुनकर नवाज अली भी बाहर आए। अशार इनको देखकर अपने कमरे में चला गया। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? नवाज अली ने पूछा। फजूल में दिमाग खराब करता है ये लड़का। खालदा ने बात बताने में टाल मटोल की। वो भी वापस कमरे में चले गए। देखा आपने किस तरह माँ के साथ ऊंची आवाज में चीख रहा था। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इस मीसनी ने। अब खालदा ने नुसरत बेगम की तरफ तोपों का रुख मोड़ लिया, मगर वो भी थक गई थी ऐसी बातें सुन सुनकर। खालदा अकेली आती तब भी ये बातें लाजमी छिड़ती थीं। अगले दिन वो बगैर नाश्ता किए कॉलेज आ गई। कल दिन को कैफेटेरिया से समोसे लेकर खाए थे, इसके बाद खाना देखा भी नहीं था। वो कैफे में आकर एक पुरस्कून गोशे में बैठ गई। ना कुछ खाने को जी चाह रहा था और ना ज़हन क्लासेस अटेंड करने के काबिल था। घर में रहती तो कोई नया ड्रामा शुरू हो जाता। वह इन सोचों से रहाई चाहती थी, अपने आप से भी दूर भागना चाहती थी। दिलो दिमाग गम से फटने लगा था, मगर आंखों से नमकीन पानी फिर भी नहीं बह रहा था। शायद आंसुओं को भी वो संभाल कर रखना चाहती थी। दिया वो टेबल पर झुकी हुई थी। जब अपने नाम पुकारे जाने पर इसने सर उठाया। वो ज़रियाब चौधरी ही था जो इसका नाम ले रहा था। जी, अब यहाँ इस तरह क्यों बैठी हैं? क्लासेस अटेंड नहीं करनी? वो इससे नरमी से पूछ रहा था। इसने सर नफ़ी में हिलाया। वो कुर्सी घसीट कर इसके सामने बैठ गया। तो मुझ पर एतबार कर सकती हो, कोई भी मसला हो मुझसे शेयर करो, और कुछ नहीं तो शायद अच्छा मशवरा ही दे दूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो शेयर करूं। वो नज़रें चुरा कर बोली। इसे हैरत थी कि ज़रियाब क्यों इससे हमदर्दी जता रहा है। इसने तो कुछ कहा भी नहीं, या वो भी इससे खामोश मोहब्बत करता था। मैं सिर्फ आपके नाम से वाकिफ़ हूँ और कुछ नहीं जानता आपके बारे में, मगर आप हमेशा उदास खोई खोई सी रहती हैं, ना किसी से आप बात करती हैं। आपकी ज़ात बहुत महदूद है। अगर आप अपना किसी को दिखा नहीं सकती तो कुछ पल रो लिया करें, दिल हल्का हो जाएगा। वो इसे मशवरा देकर उठ खड़ा हुआ। वो इसी कुर्सी को देख रही थी जब तक ज़रियाब ओझल होता इसकी नज़रें इसको तकती रहीं। वो नहीं जानती थी कि इसे ज़रियाब क्यों अच्छा लगता है, या इसे ऐसे हम सफ़र की तलाश थी जो इसी की तरह महदूद हो। इसने बेबसी से टेबल पर पड़ी किताबों पर सर रख लिया। तेरे साथ रहने पे मेरा बस नहीं, तुझे भूलना भी महाल है। मैं कहाँ गुजारूँ ये ज़िंदगी?
मेरे सामने ये सवाल है। कॉलेज से आकर वो अपने कमरे में घुस गई। दिन का खाना भी नहीं खाया और ना किसी ने खाने के लिए कहा। किसको फिक्र थी इसकी? कौन एहसास करता? शाम से रात हुई मगर वो अपने कमरे से बाहर ना निकली। भूख भी जोरों की लग रही थी मगर बाहर जाने से कतरा रही थी, कहीं कोई फसाद न खड़ा हो जाए। जब इसे यकीन हो गया कि सब अपने कमरों में चले गए हैं, वो अपने कमरे से बाहर निकली और किचन का रुख किया। फ्रिज खोलकर चेक कर रही थी कुछ खाने को है या नहीं, जब अशार जग लेकर किचन में आया। सोई नहीं अभी तक? अशार ने इससे पूछा। नहीं, मुझे भूख महसूस हो रही थी तो। इसने वहां अपनी मौजूदगी की वजह बताई। क्यों डरती हो सबसे? जब तुम्हारा कसूर नहीं है तो डट कर रहो। अगर ऐसे ही इनसे डरती कतराती रही तो ये लोग तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। यहाँ पर तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है, मामू भी नहीं। अपनी राहें खुद ही सहल करनी है तुम्हें। अशार इसे समझा रहा था। दिया ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। अशार भाई, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आप मुझसे हमदर्दी में मेरी सज़ा में इजाफा कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, इल्तिजा करती हूँ आपसे। अशार ने इसके हाथ थाम लिए। जैसा तुम चाहो, मगर मेरी बातों पर गौर करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हो रहा है ये? खालदा जो किचन से आती आवाज़ों की वजह से वहाँ आई थी, मगर इन दोनों को इस तरह करीब खड़े देखकर इसके तन बदन में आग लग गई। दिया ने जल्दी से अपने हाथ छुड़ाए। खालदा गालियां बकते दिया पर टूट पड़ी। कमीनी लड़की, तुम ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करती हो। मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगी। वो इसके बालों को हाथों में जगड़ते हुए फुंकारे। मम्मा छोड़े इसे, इसकी कोई गलती नहीं है। अशार इसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। पीछे हटो तुम। इनकी चीखों पुकार सुनकर नुसरत बेगम और नवाज अली भी किचन में आ गए। क्या हुआ खालदा, क्यों मार रही हो इसे? नुसरत बेगम ने आगे बढ़कर दिया को छुड़वाया। अशार इसकी सफाई में बोल रहा था मगर खालदा की चीखती आवाज में इसकी आवाज दबकर रह गई। हम सब के कमरे में जाने के बाद ये अशार के हाथों में हाथ डालकर क्या कर रही थी? इसकी माँ ने मेरे शौहर को छीन लिया और अब ये मेरे बेटे को छीनना चाहती है। खालदा सच बताओ। नुसरत बेगम को यकीन ना आया। इन्होंने दिया में कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी थी। अम्मी, मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे अशार के साथ। खालदा टसवे बहाने लगी। खुदा का खौफ करे अम्मी, वो यहाँ किचन में खाना खाने आई थी। अशार ने फिर जुबान खोली जबकि दिया एक तरफ सर झुकाए खड़ी थी। और तुम इसे खाना खिलाने आए थे? हाँ, क्या करने आए थे इसके पास? नवाज अली दिया के पास आए। मेरी तरफ देखो और बताओ क्या खालदा सच कह रही है? वाह नवाज, कभी चोर ने अपनी चोरी मानी है? तुम चुप रहो खालदा। नवाज अली ने हाथ के इशारे से इन्हें मना किया। बताओ दिया, नवाज अली ने एक बार फिर पूछा। फुप्पो ने जो देखा वो सही था मगर। देख लिया नवाज, खालदा ने दिया की बात बीच में काटी। इसको बात तो पूरी करने दे मम्मा। अशार फिर तड़प उठा। नहीं, जिंदा छोड़ूंगा तुम्हें, मार दूंगा। तुम्हारी माँ ने जिस जिल्लत के कुएं में फेंका, अब तुम भी वही कुआं खोद रही हो मेरे लिए। वो इसका गला दबा रहे थे। क्या कर रहे हो नवाज अली? छोड़ दो इसे। नुसरत बेगम और अशार दोनों आगे बढ़े और दिया को नवाज अली से छुड़वाया। वो दोनों नवाज अली को काबू करके अपने कमरे में ले गए। खालदा भी इनके पीछे अंदर चली गई। वो गला पकड़कर खांसती हुई फर्श पर बैठ गई। आंखों से आंसू का सैलाब निकल रहा था। दिल की ऐसी हालत थी जैसे किसी आरी से चीर दिया गया हो। या अल्लाह, इसकी जुबान से आह की सूरत में रब का नाम निकला। इससे आगे कहती भी तो क्या, बदुआ देती भी तो किसको? अपने बाप को, जिसे वो जान से भी ज्यादा चाहती थी। फजर की अजान के वक्त वो फर्श से खुद को घसीट कर अपने कमरे तक लाई। वजू करके जाए नमाज पर खड़ी हुई आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर चेहरा भिगो रहे थे। नमाज पढ़ते हुए भी हिचकियों से रोती रही।
इसे नहीं मालूम था ये जिंदगी इसे कहाँ ले जाएगी। इसकी जिंदगी की तरह इसकी बात भी अधूरी रह गई थी, जिसका गलत मतलब लिया गया था। नमाज पढ़कर वो कंबल ओढ़ कर लेट गई। सर्दी की वजह से जिस्म थर थर कांप रहा था, सर भारी हो रहा था, मगर जब थोड़ा सर्दी लगना कम हुई वो उठकर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। वही इसकी जाए फरार था। दरवाजे पर दस्तक देकर गुलजारा बीबी अंदर आई। दिया बीबी, बेगम साहबा आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। नुसरत बेगम का बुलावा देकर चली गई। वो सोचों में गुम नुसरत बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी, हल्की सी दस्तक देकर अंदर गई। नुसरत बेगम बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी और खालदा सोफे पर बैठी थी। दादू आपने बुलाया? वो इनके सामने खड़ी हुई। हाँ, कॉलेज जा रही हो? इसे तैयार देखकर बोली। जी, शाम को तुम्हारे मामू आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए, खालदा ने कहा। आज कॉलेज जाने की बजाय अपना सामान पैक कर देना, अब हम मजीद गंदी नस्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो होंठों पर चुप का कफल लगाए खड़ी थी, या इसने कसम खा रखी थी कोई कुछ भी कहे वो नहीं बोलेगी। इसने एक नज़र दादो को देखा जो चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती लिए हुए थी। इनका भी खालदा ने ब्रेन वॉश कर दिया था। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, अम्मी का फैसला ही है, अब जाओ। वो कमरे से बाहर निकली, पाँव घसीटती वो मुश्किल खुद को अपने रूम तक लाई। शार भाई ठीक कह रहे थे, मेरा यहाँ कोई हमदर्द नहीं है, बाबा भी नहीं। वो आईने के सामने आकर खड़ी हुई। सूजा हुआ चेहरा और गुलाबी आंखें रात की कहानी बयान कर रहे थे। मेरी ज़ात अब इन पर बोझ बन गई है। क्या मेरी जगह बेटा होता तो क्या इसके साथ भी यही सलूक होता? नहीं, ये सजाएं और जिल्लत बेटी के लिए ही होती हैं। इसने बेदर्दी से आंसू साफ किए और अपना सामान पैक करने लगी। सामान पैक करके वो डायरी लेकर अपने पसंदीदा गोशे में आ गई। शायद आखिरी बार दरख्त के आसपास बिखरे पत्तों को हाथ से हटाकर वो वहां जमीन पर बैठ गई। सूखे पत्तों की तरह बिखर गई जिंदगी अपनी। किसी ने समेटा भी तो सिर्फ जलाने के लिए। मेरी जिंदगी इन पत्तों की तरह ही बेमोल है। जिस तरह दरख्त इन पत्तों को झाड़ देता है और ये इधर ही गल सड़ जाते हैं, नामो निशान मिट जाता है इनका, बिल्कुल इसी तरह मुझे भी अपनों ने छोड़ दिया है और मैं भी बिखरती जा रही हूँ, सुलगती जा रही हूँ, और एक दिन मेरा नामो निशान भी मिट जाएगा। बाबा का भी कोई कसूर नहीं है। मेरी माँ ने इनका एतबार तोड़ा और अब वो किसी को एतबार के काबिल नहीं समझते। मैं तो इस बदनसीब औरत की बदकिस्मत बेटी हूँ। बहुत सी बातें थी जो इसके अंदर दबी थीं और सर दरख्त के तने से लगाकर आंखें मूंद ली। कुछ पल रो लिया करें, दिल हल्का हो जाएगा। ज़रियाब की कही बात इसे याद आई। नहीं ज़रियाब, जैसे दिया बुझ जाए तो इसे जलाया जाता है, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी है। मैं रोऊंगी तो मुझे और रुलाया जाएगा। वो दिल में ज़रियाब से मुखातब थी। थोड़ी देर बाद दरख्त के साथ सर लगाए गहरी नींद सो रही थी, या शायद इसलिए कि फिर कभी इसे यहाँ आने का मौका ना मिले।